विलन को निकाल दिया जाए तो फिल्म में क्या बाकी रह जाएगा? दिलचस्पी नहीं। सबसे कामयाब पाकिस्तानी स्क्रीन का हीरो असलम परवेज था। तुम्हारी शक्ल देखकर लोग गालियां निकालने लग जाते। तो बहुत अमीर आदमी गिने जाते थे, वो प्रिंस कहलाया करते थे। इसलिए उनके बारे में अमूमी तौर पे ये सुना हमने कि वो तकब्बुर का भी बहुत शिकार, वो ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, इस वजह से वो नहीं चले। क्योंकि हुमायूं कुरैशी के बीमारी के बाद वो उनको मौका मिल गया। अदाकार को जब आप घर बैठा देंगे, वो उसके लिए मौत का सामान आपने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। प्रोग्राम है सिनेमा की कहानी और बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। यज़दानी साहब 50 साल से जायद अरसे का शोबी सहाफ़त का तजुर्बा, आप उनके प्रोग्राम देखते रहते हैं मशरिक डिजिटल पर। यज़दानी साहब, हम अक्सर हीरोइनों की, हीरोज़ की बात करते हैं, लेकिन आज का दौर जब फिल्म की कामयाबी में एक और करैक्टर जुड़ चुका है, विलन। अब तो विलन्स के नाम पे और फिल्में भी बिकती हैं, और आपकी अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी सुपर हिट पंजाबी फिल्म है मौला जट, उसकी कामयाबी के पीछे भी विलन का ही किरदार था। जी बिल्कुल। और बड़े बड़े विलन आए। कुछ हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में बताएं, क्योंकि हमने तो स्क्रीन पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सीधा नौजवान नस्ल जानती है कि ये डायरेक्ट बड़े विलन बने, लेकिन उनकी स्ट्रगल भी यकीनन बहुत होती है। जी बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं समझता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ ये आम तौर पर सिर्फ हम ही नहीं, और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ तबका है वो भी इस बात पे इतराज़ करता है कि हम लोग फिल्मी हीरोज़ को, जो पहले से लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनको ही डिस्कस करते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी पर बात करते हैं। जो लोग पसे पर्दा रहते हैं उन पर बात नहीं करते, या लोग जूनियर किरदार या विलन के किरदार में जो लोग आते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या पसे पुश डाल देते हैं, उनको नुमाया नहीं करते, जबकि उनका भी उतना ही किरदार होता है फिल्म की कामयाबी या नाकामी में। अगर विलन को निकाल दिया जाए तो फिल्म में क्या बाकी रह जाएगा? दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल जी, जैसे आप जन्नत से शुरू हो जाए, अब शैतान का रोल उसमें से खत्म हो जाए, तो वो माँ हुआ की कहानी तो खत्म हो जाती है। तो ये रोज़े अज़ल से विलन का जो रोल है ना, ये रोज़े अज़ल से ही बना है। जब से इंसान बना उसके साथ एक विलन भी पैदा हुआ है, ये अज़लों की बात है। और अब जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें भी लड़की लड़के की कहानी होती है, मियाँ बीवी की कहानी होती है, आम माशरे की कहानी होती है, लेकिन एक विलन जरूर आता है उसमें, जो मनफी किरदार जिसे हम कहते हैं, जिसकी सोच मनफी होती है, वो उल्ट सोचता है, और उसके इक़दामात से भी पता चलता है कि ये बंदा जो है वो हवा के उल्ट चल रहा है रुख पे। वो लाजमी बात है, वो लोगों को मुतासर करता है और माशरे को मुतासर करता है। तो उस फिल्म का किरदार जो था बहुत ज़रूरी था कि विलन का होना जो है ना फिल्म के लिए भी बहुत ज़रूरी बन गया। अब जैसे हीर रांझा है, अब उसको ले लें, हीर और रांझा एक लाफानी दास्तान है, लेकिन कहानी तो वो मोहब्बत की, एक लड़की लड़के से मोहब्बत, लड़का लड़के से मोहब्बत, एक ही है कहानी। दुनिया जब से बनी है वो यही है, एक औरत एक मर्द या प्यार कर रहा है या लड़की कर रही है, या दोनों एक कर रहे हैं, दो तरफा या एक तरफा है। लेकिन विलन जो होता है वो कैदों के रूप में कभी आ जाता है, ठीक है ना, हालांकि सगा रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी वो विलन बना है, क्योंकि उसने उसकी राह रोकी है, मोहब्बत के रास्ते में हायल हुआ, उसको हम विलन कहते हैं, जो मोहब्बत करने वालों के रास्ते में हायल होता है, अमन खराब करे, जो अमन है, जैसे माशरती अमन है, या वैसे दो दिल, हम दो दोस्त बैठे, जहां भी जो दोस्त बैठे हम बातें करें, तो एक तीसरा बंदा तफरीका डालने आ जाए, तो वो बंदा बिल्कुल ऐसे हमारे लिए विलन होगा, वो विलन का किरदार होता है। तो विलन का किरदार पाकिस्तानी सिनेमा में भी, चूंकि हमारी सब कॉन्टिनेंटल की फिल्म की तारीख एक है, इंडिया से शुरू कर लें तो वहाँ से मतलब पुरान था, और बहुत से अदाकार थे वो विलन का रोल करते थे। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी ज़रूरत महसूस की गई कि फिल्में शुरू हो रही हैं, तो जो माजी का हम असलम परवेज़ देखते हैं, ये इब्तदाई दौर में बताने वाली ये बात है कि उस ज़माने में जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले हीरो जो है ना, सबसे कामयाब पाकिस्तानी स्क्रीन का हीरो असलम परवेज़ कहा जाता है। कि वो फिल्में जब पाकिस्तान बना है तो इब्तदाई दौर में जब फिल्में शुरू हुई उनमें ज़्यादातर फिल्मों में किरदार असलम परवेज़ नुमाया थे, जबकि लाला सुधीर दूसरे नंबर पर थे। हालांकि लाला सुधीर पहले से एक कन्फर्म हीरो थे, लेकिन जो बाद में विलन बना वो उस वक्त ज़माने में 8 फिल्में अगर बन रही हैं और 8 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, ये भी हुआ कि मकलूर पर 7-8 सिनेमाओं में लगी है, तो उसमें असलम परवेज़ ही हीरो हुआ करता था, ये कहते हैं। अच्छा, कहा जाता है उस जमाने में फ्लाइटें भी कम थी, एक आध फ्लाइट कराची से लाहौर आती थी, तो वो सुबह को कराची में है तो रात को लाहौर में शूटिंग कर रहा। इतना मसरूफ अदाकार था असलम परवेज़। लेकिन एक फिल्म नींद आई,
असलम परवेज की, जी, जिसमें उसने विलन का रोल के हीरो ही था, लेकिन उसका किरदार नेगेटिव हो गया कि उसने वो सोच उसकी नेगेटिव थी, तो जिसकी वजह से नूरजहां के साथ, तो उस वजह से उसे विलन गिना गया। उसमें उसका रोल बहुत पसंद किया गया और लोगों ने उस पर छाप लगा दी कि ये विलन का रोल इसने हीरो से भी अच्छा किया, लिहाजा इसको विलन ही। उसके बाद फिर वो बेचारे को हीरो का रोल नहीं मिला, वो पछताता रहा एंड तक कभी मुझे कुछ ना। वो कहते तुम्हारी शक्ल देख कर लोग गालियां निकालने लगते थे। खातिन खुसूसन फिल्म देखने जाती तो खबर कहती ये मुआ कहाँ से आ गया, इसको हटाओ स्क्रीन से, चूंकि पता ये बंदा आ गया तो ये शरारत करेगा और स्क्रीन बिगाड़ पैदा करेगा। तो इस वजह से विलन का रोल उसी वक्त से ये असलम परवेज को ज्यादा हाइट मिली विलन की। फिर अलाउद्दीन भी विलन का रोल करते रहे उस जमाने में। फिर आगा तालिश वो इंडिया से आए थे, उन्होंने भी विलन के रोल बहुत अच्छे विलन के रोल किए। उनके बाद आए मदर शाह साहब, ये टर्निंग पॉइंट है बड़ी पंजाबी फिल्म में जिसने बड़क इजाद कराई। अब वो मदर शाह साहब आए तो उन्होंने बड़क इजाद कराई और उनकी बड़क सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे सिनेमा में। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जब तहरीक शुरू की अयूब खान के खिलाफ, तो उनका जुलूस स्टेशन से निकल कर वो आए थे पिंडी से, स्टेशन से उतर के उन्हें नासिर बाग तक जाना था। तो जब जुलूस लक्ष्मी चौक पर आया तो मदर शाह वहाँ खड़े थे। अच्छा, वो सारा जुलूस मदर शाह की तरफ राग़िब हो गया। अच्छा। और उन्होंने कहा बड़क मारो, सुनाओ, मैं बड़क सुनाओ। वो वहाँ पान खाने के लिए एक दुकान होती थी मखसूस, वहाँ पान खाते थे। तो उन्होंने लोगों ने उनको घेर लिया। तो भुट्टो साहब ने कहा ये वो कौन है बंदा, मेरा जुलूस खराब कर रहा है, खराब कर रहा है जुलूस का जुलूस आज ये बंदा कौन है, पता करो ये कौन। उन्होंने कहा जी ये मदर शाह। वो कौन है? उन्होंने कहा मदर शाह पंजाबी फिल्मों का नुमाया विलन है और इसकी बड़क बड़ी मशहूर है। तो भुट्टो साहब ने उसका नाम फिर असेंबली में एक दफा यूज किया। अच्छा, उसने कहा उसको जो ओपोजिशन पार्टी थी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ मदर शाह की तरफ बढ़के नहीं मारता, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो शाह जी का नाम उसमें गूंजा, इतना बड़ा नाम हो गया मदर शाह का। और उसके बाद सावन अदाकार आए, सावन में विलन। अच्छा, बदकिस्मती की बात देखिए कि ये दोनों विलन, सावन बहुत बड़े विलन बन के उभरे। मदर शाह पहले विलन थे, उसके बाद सावन। असलम परवेज तो खानदानी आदमी थे, इसलिए उन्हें कोई मुश्किलात पेश नहीं है। नवाब फैमिली लाहौर की, मतलब उस जमाने में कहा जाता था कि ये आधे लाहौर के मालिक है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये नकी मार्केटें हैं और ये अब विक्टोरिया पार्क पीछे बिनर रोड तक पूरा इलाका उनका, गुलाम रसूल बिल्डिंग उनकी बहुत आबादी थी। और GOR में उस जमाने में कोठियां दो तो बहुत अमीर आदमी गिने जाते थे। वो प्रिंस कहलाया करते थे, इसलिए वो अपने कपड़े पहन कर आते थे। फॉरेन से वो सूट मंगवाते थे कपड़े, वो जो एक दफा पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे। लोग तो कहते प्रिंस है भाई, बाहर से सिगार आते थे उनके सिगरेट। तो इस वजह से उन्हें जाना जाता था। वो अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजार कर गए। अब आते हैं मदर शाह साहब की तरफ। उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब उन पर बुरा वक्त आया, फिल्मों उनसे छीन गई, फिल्में कम हो गई, तो उनके पास फिर बड़े हालात खराब हो गए। हालांकि बड़ा पैसा कमाया लेकिन उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने समझा था कि ये वक्त रुक गया, तो लेकिन उन्होंने कोई उसे पसे अंदाज नहीं किया, संभाला नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में मसाइल का सामना करना पड़ा। बीमारियां आ गई, फिर बुढ़ापे में ज़ाहिर बीमारी आ जाती है, मुश्किलात आती हैं, तो बड़ी कसम पुस्सी की हालत में इंतकाल हुआ। उसके बाद आज ये अदाकार सावन भी विलन आए। विलन के बाद उन्होंने करेक्टर रोल भी किए, जैसे खान चाचा आई है जी, पिंड दलेर आंदा, इस टाइप की बहुत सी फिल्म, खजानची और हाशू खान, इन सब फिल्मों में टाइटल रोल किए। बताया जाता है कि बशीरा फिल्म में भी उन्हें ऑफर हुई थी बशीरे की। अच्छा। उस जमाने में उनका चूंकि रूज था, उन्होंने हिदायत का फिल्मदार से कहा कि मैं आपसे 60,000 रुपये लूंगा। उस जमाने हीरो की फीस 20,000 25,000 थी, तो कहा मैं 60,000 लूंगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं रखता। ये वही किरदार है जो बाद में सुल्तान को उसने 15-16,000 रुपये कर दिया वो रोल, तो वो हिट हो गया। बाद में वो पछताता रहा और वो यहाँ तक हालत हो गई थी। एक जमाना आया फिल्में उस पर कम हो गई, तो वो स्टूडियो में आकर बेचारा टेक लगा के गेट पर बैठ जाता था इंतजार में कोई मुझे काम दे दे। उनकी भी हालत ऐसी हुई, बीमारियां लाक हो गई। और फिर इलियास कश्मीरी आप देख लें, बड़ा भारी भरकम विलन, इब्तिदाई दौर में हीरो भी आए, लेकिन विलन के रोल में इतने जचे कि वो बड़े चौधरी या चौधरी का हाँ, इश्क पर जोर नहीं, उर्दू फिल्म यार, उसमें हीरो थे बात। तो वो हीरो भी आए, तो 1-2 फिल्मों में हीरो आए। उसके बाद ज्यादातर फिल्म में विलन के रोल पे, बाद में बाप के रोल। बड़े जवान और वो तवील कामत के और बड़े भारी भरकम जुस्से के मालिक थे, तो वो बड़े जचते थे विलन के रोल में। तो वो भी, उनका भी इंजाम अच्छा नहीं हुआ। एंड पर बेचारों की बीमारी, शुगर हो गई, फिर बच्चों की लापरवाही, तन्हाई, बच्चों की लापरवाही, फिर वो शुगर की वजह से टांग काटनी पड़ी, बड़ी मुश्किल हालात का शिकार हुए और इंतकाल कर गए। उसके बाद आप विलनों में और देख ले, आप बहुत से विलन, शाहनवाज एक विलन आए थे हैदराबाद से, जिनका मर्डर पेशे के एतबार से वकील थे अलग। अच्छा,
पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उस जमाने में, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग हुई तो वो बेचारे उसकी अताब का शिकार हो गए, जैसे आजकल पीटीआई वाले हो जाते हैं। अच्छा, कभी सियासी नजरियाती, तो ज़ियाउल हक का दौर था तो पीपल्स पार्टी पर अताब था, तो इनको बड़ा परेशान किया गया, जेल कर दी गई उसको, उसका कैरियर तबाह हो गया। अच्छा, जेल में जा, बाद में जब रिहा होकर आया तो वो उसने छोड़ दिया, ये अदाकारी छोड़कर वो हैदराबाद वापस चले गए। मर्डर नहीं हुआ था शाहनवाज का? वकालत करने लगे हैदराबाद में, फिर वहीं किसी ने कत्ल कर दिया। वो किसी और केस में, यानी पार्टी मामला थे, जद्दाद के मामला, फिल्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो फिल्म से बेचारे हट गए, चूंकि उन्होंने कोई साथ नहीं दिया फिल्म वालों ने उनका, तो वो समझते थे कि मैंने अब यहाँ काम नहीं करना, तो वो फिर वापस हैदराबाद चले गए। इस तरह अब आ जाए, अब आप आज की नस्ल के विलनों की तरफ। अच्छा, एक तो बुरा किरदार जी, एक किरदार ऐसा कि लोग माशरे में अच्छा नहीं समझते उन्हें, विलन को, और दूसरा उनके अंजाम देख ले। अच्छा, फिल्म में तो विलन का अंजाम बुरा होता ही है, लेकिन हकीकी जिंदगी में होना ये बड़ी अचंभे की बात मुझे नजर आती है। ये बड़ी जैसे आपने अभी तवज्जो दिलाई थी अभी ब्रेक में हमसे कि भाई वो मुस्तफा कुरैशी के बारे में पूछा था, या वो अफजाल अहमद, कुछ अफजाल अहमद देख लें, कितना बड़ा विलन था जी, बिल्कुल। वो फालज का शिकार हुआ और बहुत बीमार रहा, बहुत अरसा बीमार रहा, और वो व्हील चेयर पर आ गया, फिर वो दोबारा बड़ी मुश्किल हालात से दो चार हुए। अफजाल साहब के बारे में अगर मैं गलत नहीं तो उनके बारे में अमूमी तौर पे ये सुना हमने कि वो तकब्बुर का भी बहुत शिकार, तकब्बुर और गुस्से में रहते थे। तकब्बुर वाला बंदा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ापन का शिकार। फिर घरेलू तौर पर इज़्दिवाजी जिंदगियां उनकी वो अच्छी नहीं गुजरी, जो शादियां की नाकाम हो गई, तो इस वजह से होगा कि उनकी चिड़चिड़ापन की वजह से। तो ऐसा बंदा जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है वो अपने आप को समझता नहीं कि मैं हूँ मरीज, तो इसलिए वो ब्लड प्रेशर की वजह से वो दिमागी वो शरियान फट गई और वो फिर बाद में इंतकाल भी कर गए। तो इसी तरह बड़े मुश्किल हाथ देखा उन्होंने एंड पर। अब आए फिर हुमायूं कुरैशी की तरफ। हुमायूं कुरैशी आज भी जिंदा है, लेकिन वो व्हील चेयर पर हैं। उनको भी फालज का अटैक हुआ। बड़ा अच्छा विलन था, इतनी अच्छी फिल्में की उसने। उसकी जो उठान थी वो थी दुल्हन एक रात की, उसमें वो नजर आया, पहली दफा लोगों ने एक्शन विलन देखा। तो उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, बड़े काम किया। और आज तक जब तक वो अपना सेहतमंद थे तो बड़ा काम, इतने मसरूफ थे कि मेरे ख्याल इतना विलन किसी ने भी, वो कॉमेडी भी कर लेते थे और बड़ा अच्छा काम करते थे। बल्कि वो पंजाबी उर्दू के साथ साथ पश्तो भी करते थे, क्योंकि पश्तो उनकी मादरी ज़बान थी। तो वो पश्तो फिल्म और इतने मकबूल थे कि वो किसी को आगे आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही थी। तो अब उनके देखे बेचारे, अगर उनके पास एक कोठी ना हो जो किराए पर दी हुई है तो उनके घरेलू हालात चलने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। उन्होंने एक पोर्शन किराए पर देकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब उसके बाद अदीब का जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। वो इंडिया से अलग आए थे, यहाँ उन्होंने बड़ा रोल किए, विलन के बड़े आला रोल किए और बड़े जबरदस्त। ये अमन फिल्म देख ले पुरानी, जुल्म का बदला देखे, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने रोल किए। और आखिरी उनकी फिल्म मजाजन, उसमें दादा का रोल किया, लगे दादा है वो क्या बात है। लेकिन वो भी बाद में बीमारी और ये इस तफक्कुरात का शिकार रहे, मुश्किलात का शिकार रहे। उन्होंने भी कई शादियां की, वो भी अपनी जिंदगी ज़वाजी जिंदगी में से मुतमईन नहीं हुए और घरेलू तौर पर उनके हालात साजगार नहीं रहे। तो जाहिर है ऐसे लोगों की फिर एक अदाकारा तानी बेगम भी काफी भी शादी की थी, और भी बहुत से लोगों से शादियां भी हुई, तलाकी भी हुई। मैं यज़दानी साहब आपकी अदीब पे ही हम बात शुरू करेंगे। और हम चूँकि समनाबाद में रहते हैं, वहाँ पे एक करैक्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपने यकीनन देखा होगा। व्यूअर्स, एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिनेमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की ज़ुबानी। यज़दानी साहब, समनाबाद में एक राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कोई 45 और 50 के एज के करीब एक शख्स फिरता है और आप ही के घर के इर्द गिर्द वो कहीं नज़र आता है और अदीब का वो साहबजादा है। जी जी, आपने यकीनन देखा होगा। और वो उसको आज भी इस बात पे फख्र है, हालांकि वो खुद कोई नॉर्मल हालात में नहीं है, वो बेचारे के वो पता नहीं कहाँ रहता है।
वो मांग मुकर मांग गुजारा के करता है, गुजारा लोगों को करता कहता है कि मैं अदाकार। जी। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार ये बंदा कहता है, मैं कहा नहीं उसका बेटा ही है। जी बिल्कुल। लेकिन ये अब चूंकि उसने अपने आप को नहीं संभाला, काम नहीं किया ना, जब बाप ने तवज्जो नहीं दी तो बेचारा कुछ इस तरह के हालात से वो उसको देख के अंदाजा होता है कि एक बड़े बाप का औलाद, अगर बाप की जिस तरह जिंदगी गुजरी है, और वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो अक्सर दुकानों पे मांगता है वो हाँ बेचारा। जी हाँ, बिल्कुल, इस तरह ये कह इस तरह देता की है। सूरत-ए-हाल। तो ये बड़ी दर्दनाक सूरत-ए-हाल होती है। नसरुल्लाह भट्ट भी थे। हाँ, वो भी विलन है, हीरो भी आए थे शुरू में। अच्छा। वो हीरो आए थे, दारा, आखिरी चट्टान, आजादी, काफी फिल्मों में हीरो आए थे। मिस्टर 303, 5-7 फिल्मों में हीरो है। उसके बाद वो विलन आए, मिस्टर लाहौर या इस तरह के रहे थे, हाँ, बॉडी बिल्डर थे। इस वजह से उन्होंने, जंगली फिल्म थी, उन्होंने रख लिया कि टार्जन टाइप के रोल के लिए, तो वो हिट हो गई फिल्म इत्तेफाक से। उसके बाद वो 4-5 फिल्में थे, हीरो कर गए, लेकिन वो फिल्म इसलिए हिट हो गए तो उसमें तो वो बोलते भी नहीं थे, गूंगा थे। वो बताया टार्जन है, उसकी जुबान को। बाद में जब अदाकारी और परफॉर्मेंस का आया तो वो बेचारे इससे थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, इस वजह से वो नहीं चले, तो उनको विलन के रोलों में रख लिया। विलन के बाद उसे एक्शन रोलों में भी एंड पर उन्होंने किया, और उन्होंने बड़े छोटे छोटे रोल किए। एंड पर आकर वो अफजाल अहमद ने उन्हें अपने स्टेज ड्रामा में भी रख लिया था, लेकिन वो बाद में हालात उनके ठीक नहीं रहे और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आप आए आज के दौर में, अब देखे मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, नूरी नक, ऐसा लाफानी रोल कर, यानी पहली फिल्म जब आई थी लाखों में एक, तो उसमें वो विलन आए नए, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा अच्छा रोल किया, ऐसा अच्छा, लोगों ने कहा क्या बात है, और पहली फिल्म ही हिट हो गई। और उसके बाद वो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हैदराबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर में उन्हें बहुत सी फिल्मों में, उर्दू फिल्मों में विलन रखा गया, बाद में पंजाबी फिल्मों में भी रख लिया गया। हालांकि जबान उनका मसला था, लेकिन उन्होंने ऐसी अच्छी अदायगी की, लोगों को उनकी वही जबान भागी जिस तरीके, हालांकि वो उनको बोलना नहीं आता था, पंजाबी लहजा नहीं था, उन्होंने इसीलिए टेम्पो को स्लो रखकर सोच सोच को बोलते थे, लोगों को वही अंदाज भागे और वो लोग उन्होंने पसंद कर लिया। और नूरी नत के किरदार के हिट होने के बाद तो फिर हर फिल्म में सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी बन गई। अब ये उस वक्त तक कामयाब रही जब तक सुल्तान रही जिंदा रहे। सुल्तान रही के मरने के बाद मुस्तफा कुरैशी भी चले गए। इसी तरह जिस तरह अकबल के मरने के बाद मदर शाह साहब आउट हो गए, क्योंकि उनकी जोड़ी थी बनी, जैसे आज ये बनी हुई थी, तो इसके साथ मदर शाह भी मुतासर हुए। उसी तरह सुल्तान रही के बाद मुस्तफा कुरैशी इतने मुतासर हुए कि वो, उनका मुकाबला नहीं था कि शान के मुकाबले में तो नहीं विलन रखना था, ठीक, उनका मुकाबला तो फिर आ गया हुमायूं कुरैशी आ गया, फिर वो चला गया तो शफकत चीमा आ गया, तो उनको तो विलन मिलते गया, और से बाबर भट्ट आ गया, हुमायूं, अच्छी खान, फलाना खान, तो लेकिन इनको जो थे विलन नहीं मिले। विलन इनको मिला शफकत चीमा बड़ा। शान जब आया तो शफकत चीमा उस वक्त सबसे बड़ा, चूंकि हुमायूं कुरैशी के बीमारी के बाद वो उनको मौका मिल गया विलन का, क्योंकि वो साथ साथ आ रहे थे, एक्स्ट्रा भी थे, उसके साथ साथ छोटे छोटे कोशिश कर रहे थे कि मैं किस तरीके से विलन आ जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, कुछ चांस नहीं मिल रहा था ऐसा। लेकिन उनकी अलालत के सबब उन्हें फिर मुकम्मल फुल फ्लैज विलन का रोल मिल गया, और उन्होंने किए भी अच्छे, बड़ी मेहनत से किए, उनकी फिल्में हिट भी गई। और एक दौर आया कि शान जब तक हीरो रहे, वो विलन हुमायूं कुरैशी रहे, उन्होंने हैदर सुल्तान के साथ भी, बड़े बड़े मोहम्मद राना के साथ विलन उनको रखते थे लोग, और अगर उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे हीरो लिया जाए, अच्छा, वो कहते हैं सुल्तान रही भी फाइटरों से आया तो बन गया, तो मुझे भी, उन्होंने कोशिश भी की, एक दो पार्टियों से बात भी की, फिल्में भी शुरू हुई, लेकिन लोगों ने माना नहीं, उन्होंने हीरो ने कहा नहीं, विलन के रोल में ही अच्छे हैं। अब ये उस विलन के साथ भी ये हुआ कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से वो शफकत चीमा ज़ाहिर काफ़ी उनके बारे में इतलात हैं कि वो काफ़ी अलील हैं, और उनका जो फ़नी कैरियर है उसमें उन्होंने बहुत मुनफरिद किस्म के करैक्टर रोल्स भी किए, और उसमें वो बड़े कामयाब हुए। लेकिन एक आर्टिस्ट यज़दानी साहब इतने अरूज पर पहुंचने के बाद अचानक उसकी हलालत की खबर आती है, और फिर वो रफ्ता रफ्ता गुम हो जाता है। शफकत चीमा साहब के साथ भी ये हुआ, और उनके बारे में तो बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक तो पता ही नहीं चला। इस बारे में कुछ बताइएगा, कहानी है क्या असल में? वो असल में बात ये कि वो जब बीमार हो गए तो उनके घर वालों ने उनकी बीमारी को छुपाया, अच्छा, क्योंकि उनके ख्याल में कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी है, एक जहालत समझ लें इनको, या ये कमजरफी समझें कि वो लोग छुपा लेते हैं। फिल्म वाले लोगों में ये देखा गया कि बीमार भी हो तो अपनी बीमारी को छुपाते हैं कि कहीं काम ना रुक जाए, वो कहते काम ना रुक जाए, कहेंगे यार वो तो बीमार हो गया। वहाँ एक जल्दी ह्यूमर जिस तरह फैल जाती है ना, वो लोग यकीन कर लें यार पता नहीं इसने बचना करें, हमारी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो जानी है, बंदा पता नहीं रहेगा, 10 फिल्में हो जाएंगी तो इतने करोड़ों रुपया लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने, घर वालों ने कहा कि इसको छुपा ले जाए,
उन्होंने इस खबर को छुपा लिया। जब ये खबर छपी तो उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया इस पर। उनके भाई आए, उनके भतीजे आए, मेरे पास भी आए थे कि जी आपने तरदीद भी करवाने की कोशिश फिर आए कि यार ऐसे नहीं लगानी थी, वो वैसे लगानी। मैंने कहा खबर तो आ गई जब है, जब वहां पर है बंदा बीमार है और कई महीनों से बीमार है, अस्पताल में रहा हुआ, लोग किसी ने देख लिया, वो लगा दिया और इन्होंने कैमरा मतलब बंद करवा दिए। उनको फिल्म नहीं बनने दी गई, टीवी वालों को रोका गया, पता नहीं क्या उनको ये मसला था। तो वो उसके बाद पहले तो वो घर पे बीमार रहे, फिर हॉस्पिटल में ले गए, फिर घर ले आए, अब भी वो बिस्तरे पर हैं और बस पड़े हुए हैं, साकत देख रहे हैं बस आसमान की तरफ घूरते हुए। तो उनका दिमागी बस ठीक नहीं रहा, वो ज़ाहिर असर हुआ है दिमाग पर और उसका फालिज का जो हुआ है, तो वो डिसेबल है भी पूरी तरह। अच्छा, एक तो ये वजह समझ आती है कि एक बंदा काम ना मिलने की वजह से बीमारी का या इस तरह का शिकार, ये तो पूरी तरह काम में मसरूफ थे। नहीं, मैं समझता हूँ उन पर भी ये मैं समझता हूँ कि इन पर भी यही वार हुआ, चूंकि जिन दिनों ये बीमार हुए उन दिनों ये काम बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री आखिरी सांसें ले रही थी और जो फिल्में बन रही थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इनको कोई ले नहीं रहा था, ठीक खत्म थे घरों। मतलब वजह वही बनी, वो दिमाग में चल रहा था कि मुझे तो दिन रात 24 घंटे बुलाया जा रहा है, कराची, लाहौर, एक कदम कहाँ कहीं, हर फिल्म ड्रामों में भी हर जगह उन्हें स्टेज वाले भी बुला रहे हैं। हाँ जी। कोई लम्हा उसके लिए नहीं था ऐसा कि वो जरा सा अगर फारिग हुआ तो वो ड्रामे में चला गया, उसने एक लम्हा नहीं जाया किया जिंदगी का। लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि वो तो कोई लेने को तैयार नहीं, यानी वो फिल्म ही बंद हो गई थी, काम ही बंद हो गया। तो वो ड्रामों में मुजरे आ गए थे, उसमें परफॉर्मेंस की गुंजाइश ही नहीं थी, और फिल्मों में जो थी वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। आखिरी दौर जो चल रहा था फिल्म का, ये अभी 2-3 साल पहले अब तक जो आया, अभी तक फिल्में नहीं बन रही, अभी शुरू नहीं, अभी होने वाली है वो जो पैसे मिले उस पर, लेकिन फिल्में फिलहाल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उसके साथ जाहिर है फनकार एक बड़ा साहस होता है, देखने में चाहे पत्थर का या पहाड़ जैसा ताकत रखता हो, लेकिन अंदर से वो खोखला ही होता है, उतना ही होता है। वो समझता है कि मैं जिस तरह मुसफ़ रईस साहब, वो तो उम्र के किस्से में है, मुसफ़ रईस साहब की उम्र माशाल्लाह 80 के करीब होगी या 80 होगी, तो उन पर भी राशे का वो जो जिस्म मिलता है तो वो थोड़ी सी कमज़ोरी फील करते हैं। फिर वाइफ के मरने के बाद उन्होंने काफ़ी फील किया, उम्र का भी तकाजा है, तो उनको तो घर में वो घर पे रहते हैं, काम वो नहीं करते, हालांकि काम वो कर सकते हैं, वो भी उन्हें अगर कोई अच्छा किरदार दिया जाए, माशी हालात इस काबिल हैं कि वो अभी अब सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो ये जो शफकत चीमा की बात है, वो एक मजदूर एक्टर थे, ठीक, उन्होंने तो रोजमर्रा काम किया, छोटी छोटी फिल्मों में भी काम किया, बड़ों में भी किया, लेकिन इतनी सरमाया नहीं कमाया कि वो आराम से बैठकर जिंदगी याशी के साथ गुजार सकें। उन्हें मजीद काम करना था, अभी जिस्म में जान भी बाकी थी, अभी उम्र भी थी, अब वो काम कर सकते थे। लेकिन जब काम खत्म हो जाता है इंसान को, वो चाहे वहीद मुराद हो, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, देखे ना आप, फारिग हुआ तो उसको वो जो उसको मौत के मुंह में ले गया वो फरागत थी। अदाकार को जब आप घर बैठा देंगे, वो उसके लिए मौत का सामान आपने कर दिया, तो यही हाल उनका है। और बाकी जो लोग बिस्तरे लालत पर है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, पाकिस्तान का सरमाया है, और जब काम ये शुरू हो तो इन लोगों से भी इस्तेफादा किया जाए, उनको थोड़ा थोड़ा काम चाहे दिया जाए, उन्हें वापस बुलाया जाए, उनको अमली ज़िंदगी में वापस लाया जाए, क्योंकि ये लोग इनकी ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बाहर रखेंगे तो वो मर जाएगी, तो इंडस्ट्री से बाहर है। यज़दानी साहब, फिल्म स्क्रीन पर बहुत बुरे किरदार निभाने वाले आम जिंदगी में तो वैसे नहीं होते अमूमी तौर पे, लेकिन कुछ तो वैसे होते हैं। हाँ, ये तो कुछ तो हीरो भी ऐसे होते हैं, जैसे अब कई मिसालें थी कि हीरो की, अभी आपने अभी एक पिछले प्रोग्राम में अदाकार शाहिद की मिसाल दी थी, इसी तरह और लोगों इकबाल हसन के बारे में हमने बल्कि प्रोग्राम भी किया था। तो ये वो तो देखने में है कि वाकई कुछ नजर आते हैं, कुछ ये होता है, लेकिन ये विलों में मैंने देखा ज्यादातर अच्छे लोग थे। अच्छा, हाँ, असल बड़े अच्छे इंसान थे। शफकत साहब मौलवी टाइप था, ये तो एंड पर उसने आवाज शुरू कर दी थी, जब काम नहीं था तो वो कई के गांव में जाकर तकरीरें कर, मैंने वीडियो देखी उसकी कि वो जो उस पे चैनलों पर वो आवाज कर रहे हैं, तकरीरें बकायदा मौलवी के अंदाज में, जैसा मौलाना हजरात करते हैं, हमारे अलामा करते हैं, उस तरह की तकारीर कर रहे थे। इसी तरह मुसफ़ कुरैशी को भी मैंने देखा कि वो अपने यहाँ मजालिस ऐसी जो तकरीबात है मजहबी किस्म की, वो भी मुनक्कद करते हैं। इस तरह इन लोगों में मैंने देखा मजहबी शऊर, और ये जो है कम बुरे होते हैं, कम बुरे थे हीरो, जिनको हम हीरो समझ रहे थे, हर चमकती हुई चीज कहते सोना नहीं होती, इस तरह हम हीरोज को चमकती चीज समझते हैं, तो वो जरूरी नहीं होता। हमें अपने विलनों को पर भी इत्मीनान करना चाहिए, और उनके लिए जो बीमार है उनके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला को उन्हें सेहत दे ताकि वो दोबारा अपनी अमली जिंदगी में वापस आए। व्यूअर्स, ये था आज का सनमा की कहानी, सैयद यज़दानी की जुबानी प्रोग्राम, और बहुत सारे नए मौज़ूआत, नए किरदार,
नए फनकार जिनके बारे में बहुत सारी यादें यज़दानी साहब के दिमाग में, सीने में, दिल में पन्हा है, वो आइंदा प्रोग्रामों में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।